In this topic, we will study about rules of forming Lagrange equation. तो फर्स्ट मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं, किन किन स्टेप्स की हेल्प से आप Lagrange इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है, फर्स्ट स्टेप इज, तो आपका फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें आप क्या करते हो, जो आपका पोजीशन वेक्टर या फिर जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उसको आप एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. आपको पता है कि जब भी आप पोजीशन वेक्टर को लिखते हो इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 एक्सेट्रा, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है. मतलब जो आपका पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है उसको आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2, और अगर उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो QF एंड टाइम. ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि राइट द पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब उसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, सेकंड स्टेप में आपको ये पता है कि जनरलाइज्ड जो आपकी कार्टेशियन वेलोसिटी होती है, यानी कि जो आपकी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि इसको आप VI से डिनोट करते हो. VI को आप और क्या लिख सकते हो, टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो. ठीक है, और आपको पता है कि वो किसके इक्वल था, हमने पीछे पढ़ा था, दैट वाज इक्वल टू, अगर ये RI इन सब का फंक्शन है तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ RI को आप क्या लिख सकते हो, RI का चेंज विद रिस्पेक्ट टू QJ. ठीक है, और साथ में QJ डॉट. ठीक है, प्लस इसका ये T का भी फंक्शन है तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ, मतलब RI का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी होगा. ठीक है, और यहाँ पर समेशन ओवर J. ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, जो आपका वेलोसिटी होती है, मतलब ये वेलोसिटी कौन सी है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वेलोसिटी है. ठीक ठीक है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटीज. ठीक है, थर्ड स्टेप आपका क्या होता है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, मतलब इसको आप V से डिनोट करते हो. ठीक है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, मतलब Q1 Q2 अप टू QF. ठीक है, तो थर्ड स्टेप में आपको आपकी पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, अब आपके पास V निकल चुका है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी को भी आप लिख सकते हो T इक्वल टू क्या होता क्या है, हाफ MI VI स्क्वायर. यहाँ पर I क्या है, आयत पार्टिकल का मास, और VI क्या है, MI इज द मास ऑफ आयत पार्टिकल एंड VI इज द वेलोसिटी ऑफ आयत पार्टिकल. ठीक है, और अगर मान लो उस सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो I का समेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, फ्रॉम 1 to n लेंगे. ठीक है, हाफ MI VI स्क्वायर. अब आपको पता है VI की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हो. तो हाफ I इक्वल टू 1 to n MI. ठीक है, फिर VI स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी है, मतलब डेल RI बाई डेल QJ, साथ में QJ डॉट समेशन ओवर J प्लस डेल RI बाई डेल T. तो आपने V की वैल्यू रखी. ठीक है, और इसका आपको स्क्वायर करना है. ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास T आ गया, अगर आपके पास V आ गया, तो आप लैग्रेंजियन लिख सकते हो. लैग्रेंजियन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो T माइनस V. ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, पार्शियल डेरिवेटिव डेल L बाई डेल QK डॉट. ठीक है, और साथ में डेल L बाई डेल QK. ये वैल्यूज़ क्यों निकालू, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लैग्रांज इक्वेशन क्या थी, D बाई dt ऑफ डेल L बाई डेल QK डॉट माइनस डेल L बाई डेल QK, यही थी, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो आपको अपनी लैग्रांज इक्वेशन लिखने के लिए आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, तो डेल L बाई डेल QK डॉट की वैल्यू चाहिए इसकी, और दूसरी डेल L बाई डेल QK की वैल्यू चाहिए इसकी. ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास लैग्रांज इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, फिर सेवन्थ स्टेप, नेक्स्ट स्टेप तो फिर वही है कि लैग्रांज इक्वेशन बना लो इसके हिसाब से, मतलब ये सेवन्थ स्टेप ही है, फॉर्म लैग्रांज इक्वेशन. क्योंकि अगर ये आ गया तो आप लैग्रांज इक्वेशन इजीली बना सकते हो, है ना. अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे इसको. तो जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, यूज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का यूज़ करके
आपको वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ना, जिसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है एफ दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब जितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आता है। माइनस साइन क्यों आया कि मान लो कि आपके पास स्प्रिंग वाला सिस्टम ही है, जिसमें क्या होता था, जैसे मान लो कि आपके पास कोई इस तरह का सिस्टम है, यहाँ स्प्रिंग है और यहाँ पर एक मास अटैच है, ठीक है। आप उसको हल्का सा उसकी मीन पोजीशन से डेविएट करोगे तो क्या होता है, वो इधर जाएगा, ठीक है, बट एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा जो वापस से उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स आया वो किस तरफ आया, इस तरफ आया, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुई, इस तरफ हुई, ठीक है। और मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई मीन पोजीशन से, तो आप क्या लिखते हो, रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। माइनस साइन इसीलिए आया कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन है रीस्टोरिंग फोर्स की, तभी तो वापस से मीन पोजीशन पे आएगा, तभी तो ऑसिलेशंस होती हैं फिर उसके बाद, है ना। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। और दो कंडीशन होती हैं, एक तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरा कि डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब मान लो कि आपके पास एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो आप उसको एक्स डॉट का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो वी क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू होता क्या है, आपको ये पता है ना कि एफ इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर होता है, तो वहाँ से वी क्या आता है, माइनस एफ डी आर आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम वन डी की बात करें तो डी आर की जगह डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और एफ किसके इक्वल है, माइनस के एक्स के, तो माइनस माइनस प्लस, तो के एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वी क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू रखोगे माइनस के एक्स, तो के एक्स डी एक्स आ गया, यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो आपके पास इस सिस्टम की, जो आपका वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है और पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है। अब आपका काम क्या है, लैग्रेंजियन को निकालना। लैग्रेंजियन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी टी माइनस वी, यानी कि हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसने कहा कि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का यूज़ करके आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली है। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या था कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में मतलब किसी भी टाइम इंटरवल में टी नोट से टी वन मान लो, सिस्टम जो एक्चुअल पाथ फॉलो करेगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, जिसके लिए ये वाली कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है। हमने पढ़ी थी ये चीज़, तो इसी कंडीशन का यूज़ करके हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द कंडीशन, मतलब कि जो ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ एल की वैल्यू है फ्रॉम टी वन टू टी टू, इसकी वैल्यू क्या है, एक्सट्रीमम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसमें जो डेल्टा, मतलब इसमें जो चेंज दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ एल की वैल्यू यहाँ पर रखी है, ठीक है, टी माइनस वी डी टी इक्वल टू 0। इस डेल्टा को अंदर ले जाओ, मतलब इसका भी डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम सॉरी, तो एम एक्स डॉट और साथ में डेल्टा एक्स डॉट भी हो जाएगा, माइनस इसका भी करोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का टू के एक्स, टू से टू कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा के एक्स डेल्टा एक्स डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स डॉट है तो उस चीज़ का मतलब यही तो है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एक्स लिख सकते हैं हम इस चीज़ को। एम एक्स डॉट एज इट इज़ रखा है, साथ में डी टी माइनस ये वाली चीज़, ठीक है। अब आप देखो इस पूरी टर्म में एम तो कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स डॉट एक क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी ये डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो फंक्शंस है और आपको उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कैसे करोगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एम तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मतलब एक्स डॉट एज इट इज़, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो मतलब कि इंटीग्रेशन इसका इससे टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है, टी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा एक्स बचेगा, यहाँ पे लिमिट रख सकते हैं टी वन टू टी टू, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अगेन डेल्टा एक्स माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़ रखी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपको ये पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेल्टा एक्स की वैल्यू एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, एट एंड पॉइंट्स वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वेरिएशन नहीं होता है एंड पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर आप T1 लोअर लिमिट रखोगे तब भी 0, अपर लिमिट रखोगे तब भी 0, इसका ये टर्म क्या है, 0 कॉन्ट्रीब्यूशन देगी। तो फर्स्ट टर्म इज कम्प्लीटली 0। अब आ जाओ सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म में एज इट इज़ रखा है सेकेंड टर्म को,
ठीक है। अब डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट मतलब एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं हम उस चीज़ को, तो एम एक्स डबल डॉट, ये डेल्टा एक्स डी टी दोनों में कॉमन है तो आप इसको दोनों में से कॉमन ले सकते हो, एक आपने माइनस साइन को भी दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स डेल्टा एक्स डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगेन क्या है, इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स अगेन जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था, डेल्टा एक्स आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो क्या होगी, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको 0 होना पड़ेगा, दैट मीन्स इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। अभी ये तो देखो इसने कहा था कि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का यूज़ करके ही निकालनी है आपको, ठीक है, वरना अगर मैं डायरेक्ट यूज़ करूँ, जैसे मान लो अब आपको ये पता है कि आपका जो एल है, एल किसके इक्वल होता है, टी माइनस वी के, टी माइनस वी के, ठीक है। यहाँ पर टी कितना आया था, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, माइनस वी कितना आया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना आया था। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिए, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पर इसने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का यूज़ करके बोला था, इसलिए हमने उस प्रिंसिपल का यूज़ करके निकाला। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट चाहिए, कितना होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट कितना होगा, इसमें तो एक्स डॉट है नहीं तो इसका तो 0 हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ से बचेगा सिर्फ हाफ एम कॉन्स्टेंट एक्स डॉट से कितना हो जाएगा 2x डॉट, तो कितना बच गया एम एक्स डॉट। और क्या चाहिए आपको, डेल एल बाई डेल एक्स भी चाहिए, फर्स्ट टर्म में कोई x नहीं है, सिर्फ x डॉट है, सेकेंड टर्म में x है तो सिर्फ सेकेंड टर्म कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, तो वहाँ से कितना आ जाएगा -1/2 के एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना हो जाएगा -kx, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस लैग्रांज इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो कितना बचेगा आपके पास, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट कितना था, एम एक्स डॉट, ठीक है, माइनस ये टर्म कितनी है -kx दैट इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा एम एक्स डॉट डी बाई डी टी ऑफ एम तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट, तो एक्स डबल डॉट लिख सकते हो आप, माइनस माइनस प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यही इक्वेशन यहाँ पे आई थी आपके पास, बट इसने बोला था हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से निकालना, तो आपने इस प्रिंसिपल का यूज़ कर लिया, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा।